सौम्यता, सुंदरता, सुकुमारता, शालीनता और सृजनशीलता को एक शब्द में सार्थक करने की शक्ति का पर्याय हैं सुकवि सुमित्रानंदन पंत। अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य को स्वर देने वाले सुमित्रानंदन पंत का यह जीवन परिचय 10वीं 12वीं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के साथ साथ हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हर साहित्य प्रेमी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य को समर्पित आपके अपने माँ हिंदी चैनल पर। क्या आपको पता है कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के नाम का सुमित्रानंदन पंत से गहरा संबंध है? जी हाँ, अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की पंत जी से गहरी मित्रता थी। जब हरिवंश राय बच्चन को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो पंत जी भी अपने मित्र को बधाई देने आए। नन्हे शिशु के मुख की शांति, मुस्कान और तेज देखकर उन्हें ध्यानस्थ बुद्ध की प्रतिमा याद हो आई और उन्होंने बच्चे को नाम दिया अमिताभ। यूं तो बच्चन जी ने अपने पुत्र का नाम इनकलाब सोच रखा था, पर मित्र द्वारा दिया यह नाम उन्हें भी बहुत पसंद आया और वही अमिताभ बच्चन आगे चलकर हिंदी सिनेमा जगत के शिखर पुरुष बनकर उभरे। ये तो हुई अमिताभ बच्चन के नामकरण की बात, पर क्या आपको पता है कि पंत जी ने अपना नामकरण भी स्वयं ही किया था? और क्यों पहली बार पंत जी से मिलने पर महादेवी वर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी? पंत जी से जुड़े और भी कई रोचक किस्सों की चर्चा करेंगे, पर सर्वप्रथम प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। 19वीं शताब्दी का अंत हो चुका था और 20वीं शताब्दी नए उत्साह, नई चेतना, नए भावबोध और परिवर्तन की नूतन संभावनाओं के साथ दस्तक दे चुकी थी। इसी समय उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी गांव के गंगादत्त पंत और सरस्वती देवी अपनी 8वीं संतान के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। 1900 ईस्वी की 20 मई को जैसे ही उस गिरी प्रांतर में नवजात बालक की किलकारी गूंजी तो पंडित गंगादत्त पंत के परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। पर किसे पता था कि मात्र कुछ घंटों में ही यह खुशी शोक के सागर में समा जाएगी। शिशु को जन्म देने के मात्र 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी भूलोक को त्याग कर परलोक को प्रस्थान कर गईं। संभवतः सुमित्रानंदन पंत की सृष्टि करने के लिए ही माता सरस्वती मानवी का रूप धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुई थीं और कार्य सिद्धि के उपरांत पुनः अपने लोक को चली गईं। इस मातृहीन बालक को बचपन में दादी तथा बुआ ने पाला और करुणा से अभिषिक्त होकर अपने अंक में भरने के लिए माता प्रकृति ने अपना आंचल फैला दिया। अपने सबसे छोटे पुत्र को पिता गंगादत्त ने हरिगिरी गोस्वामी बाबा की कृपा मानी और नाम दिया गोसाई दत्त। पर बचपन से कवि हृदय वाले गोसाई दत्त को अपना यह नाम लालित्यहीन लगता था और वे किसी काव्यात्मक नाम की तलाश में लगे रहते थे। उसी क्रम में उन्होंने सरस्वती नंदन नाम पर भी विचार किया, पर इस नाम में शायद उन्हें अहंकार की गंध महसूस हुई। घर में सबसे छोटा होने के कारण गोसाई दत्त को बचपन से राम के अनुज सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण बहुत प्रिय थे और लक्ष्मण से प्रेरित होकर 3री कक्षा में पढ़ रहे गोसाई दत्त ने एक दिन स्वयं अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन कर लिया और आगे चलकर वे इसी नाम से विख्यात हो गए। छायावाद के विष्णु और हिंदी के वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले पंत ने कविता लिखने के लिए एक तीसरे नाम का भी उपयोग किया था। उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा, पर अभी देखते हैं इस महाकवि के छात्र जीवन की एक झलक। पंत जी को बचपन से ही साहित्यिक परिवेश मिला। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण घर में गीता, भागवत और वेदों का पाठ वे अक्सर सुना करते थे। बड़े भाई तथा बड़ी बहन को भी साहित्य से अनुराग था। उनके बड़े भाई अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में गहरी रुचि रखते थे तथा मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्तियों का सुमधुर कंठ से पाठ करके भाभी को सुनाया करते थे और हिंदी तथा पहाड़ी बोली में काव्य रचना भी किया करते थे, जो अक्सर अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित हो जाया करती थीं। घर में सरस्वती तथा वेंकटेश्वर जैसे पत्र नियमित रूप से आया करते थे। ऐसे परिवेश में पल रहे पंत का नामांकन सर्वप्रथम कौसानी के वर्नाक्युलर स्कूल में कराया जाता है, जहां वे 4ठी कक्षा तक पढ़ते हैं। इसके बाद 10-11 वर्ष की उम्र में वे गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा जाते हैं और फिर 1918 में उच्च शिक्षा के लिए अपने बड़े भाई के साथ क्वींस कॉलेज बनारस चले जाते हैं। उस दौर में भारत का स्वाधीनता संग्राम भी गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के जनमानस को आंदोलित कर रहा था। 1921 ईस्वी में बड़े भाई के कहने पर पंत जी गांधी जी का एक भाषण सुनने गए। उस भाषण में गांधी जी ने सभी युवाओं को
असहयोग आंदोलन का महत्व बताते हुए सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ना छोड़ने तथा देश सेवा के कार्य में हाथ बटाने का आग्रह किया और यहीं से पंत जी के जीवन का घूर्णन बिंदु प्रारंभ हो गया। इसके बाद पंत जी ने कॉलेज छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है कि कॉलेज छूटने पर पंत जी का शिक्षा से नाता छूट गया। अपनी कविता आत्मिका में पंत जी लिखते हैं, यह पहला ही असहयोग था बापू के शब्दों से प्रेरित, विदा छात्र जीवन को दे मैं करने लगा स्वयं को शिक्षित। कॉलेज में पढ़ते हुए पंत जी पाठ्यक्रम की सीमा में बंधे हुए थे, पर कॉलेज छूटते ही वह सीमा भी टूट गई और पंत जी स्वाध्याय के द्वारा उपनिषद, गीता, रामायण से लेकर रस्किन, टॉल्स्टॉय और कार्लाइल आदि की विशाल साहित्य राशि में डुबकी लगाने लगे। पंत जी पढ़ाई में इतने तल्लीन हो जाते थे कि एक बार तो उनकी चारपाई में ही आग लग गई थी। हुआ यूं था कि उन्हें सोते समय मोमबत्ती जलाकर पढ़ने की आदत थी और इसी मोमबत्ती ने एक बार उनकी चारपाई में ही आग लगा दी। इस दुर्घटना में पंत जी के 2 काव्य संग्रह कलरव और नीरवतार भी स्वाहा हो गए। सौंदर्य और प्रेम के उपासक पंत जीवन भर अविवाहित रहे, पर क्या कभी उनके जीवन में प्रेम का फूल नहीं खिला? पंत के प्रेम पुष्प की चर्चा करेंगे, पर उसके पूर्व एक नज़र उनके व्यक्तित्व और स्वभाव पर डाल लेते हैं। पंत जी बेहद सौम्य, सुकुमार और सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। उनके स्वभाव और स्वरूप में पुरुष की कठोरता की जगह एक स्त्री जैसी कोमलता थी। बचपन से बीमार रहने के कारण शरीर भी कृश, क्षीण और कमजोर हो गया था। एक बार जब नेपोलियन बोनापार्ट की एक तस्वीर उन्होंने देखी तो उसके लंबे घने बालों से वे काफी प्रभावित हुए और तब से वे भी अपने बाल लंबे रखने लगे। पंत जी बचपन से अपनी वेशभूषा का विशेष ख्याल रखते थे। सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा स्वयं को सजाना उनकी अभिरुचि थी। अपने एक साक्षात्कार में वे बताते हैं कि रूप को मैंने हमेशा से आदर दिया है। यदि मेरी कोई पत्नी होती तो संभवतः मैं उसका श्रृंगार करता, पर उसकी जगह मैं स्वयं को ही सजाता हूँ। महादेवी वर्मा ने जब पहली बार प्रयागराज में आयोजित एक कवि सम्मेलन में पंत जी को देखा था तो उन्हें पंत जी की मुखाकृति और विशेष तौर पर उनके लंबे घने बालों को देखकर भ्रम हुआ था कि शायद ये कोई नई कवित्री हैं, और कई वर्षों तक उनका यह भ्रम ही बना रहा। पर जब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने विवाह के अवसर पर पंत जी का महादेवी वर्मा से परिचय कराया तो महादेवी जी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और वहां से भाग खड़ी हुई। पंत जी के व्यक्तित्व की तरह इनका स्वभाव भी बहुत कोमल था। बचपन में तो वे अंतर्मुखी किस्म के बालक थे, जिसके कारण उनके सहपाठी उन्हें चिढ़ाया भी करते थे। उनके स्वभाव का परिचय देते हुए अमृत राय बताते हैं कि मैंने आज तक उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। विवाह न करना पंत जी का चयन नहीं, अपितु परिस्थितियों की देन थी। पर रूप, सौंदर्य और प्रेम की पूजा करने वाले इस कवि की हृदय वीणा के तारों को किसी ने झंकृत न किया हो, ऐसा विश्वास करना मुश्किल होता है। वैसे तो पंत जी प्रत्यक्षतः किसी प्रेम प्रसंग को स्वीकार नहीं करते, पर उनकी आत्मकथात्मक कविता आत्मिका की पंक्तियों को पढ़कर ज्ञात होता है कि यौवन के प्रारंभिक दौर में उनके जीवन में भी प्रेम की कली प्रस्फुटित हुई थी, पर संभवतः परिस्थितियों ने उस कली को फूल में परिणत नहीं होने दिया। पंत जी के जीवन में प्रणय का पुष्प तो खिलते खिलते रह गया, पर उनकी पूरी हृदय वाटिका काव्य कुसुमों से पुष्पित होती रही और माँ हिंदी के आंगन में अपनी सुर भी बिखेरती रही। साहित्यिक माहौल में पल रहे पंत के मन में बचपन से ही साहित्य का बीजांकुरण होने लगा था। अल्मोड़ा के हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्हें अपना गांव कौसानी बहुत याद आता था और इसी अकेलेपन में उनकी सृजनशीलता को उभरने का अवसर मिला। पंत जी ने सर्वप्रथम छंदबद्ध पत्र लिखना प्रारंभ किया, जो वे अपनी बहन को भेजते थे। जब बहन की ओर से उनके इस प्रयास की सराहना की गई तो कविता लेखन में उनकी रुचि विकसित होती चली गई। प्रारंभ में उन्होंने बागेश्वर का मेला, वकीलों के स्वभाव, तंबाकू का धुआं, कागज के फूल और गिरजे का घंटा जैसे विषयों पर कविताएं लिखी। आज हिंदी जगत में 1916 में प्रकाशित गिरजे का घंटा पंत जी की पहली कविता के रूप में स्वीकार की जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 6ठी कक्षा में पढ़ रहे पंत जी ने हार नामक एक उपन्यास की भी रचना कर दी थी। 25 वर्ष की अवस्था तक पंत जी स्त्रीलिंग में श्री नंदिनी नाम से कविताएं लिखा करते थे। मैंने वीडियो के प्रारंभ में इसी तीसरे नाम की चर्चा की थी। पंत जी बचपन से प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से बहुत प्रभावित थे
और एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कवि सम्मेलन में जब पंत जी को भाग लेने का अवसर मिला तो उसके अध्यक्ष स्वयं हरिऔध जी थे। इस कवि सम्मेलन में जब पंत जी ने अपनी कविता छाया का पाठ किया तो हरिऔध जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले की माला उतारकर पंत जी को पहना दी। इसके बाद तो पंत जी ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन जैसी सुंदर सुंदर रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध करते रहे। मैंने पंत जी के संपूर्ण साहित्य की चर्चा साहित्यिक परिचय वाले वीडियो में विस्तार से की है, अतः अभी लौटते हैं पंत जी के जीवन की ओर। 21 वर्ष की उम्र में कॉलेज छोड़ने के बाद परिवार की ओर से उपेक्षा ही मिली। इसके बाद पंत जी प्रयागराज चले गए, क्योंकि उस दौर में प्रयागराज नए साहित्यकारों का गढ़ था और यहीं से कविताओं और कवि सम्मेलनों की अनियमित आय से जीवन यापन करने लगे। उस दौर में कविताएं लिखकर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव मानी जाती थी और बिना औपचारिक पढ़ाई के कोई नौकरी मिलनी भी मुश्किल थी। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही थी। पहले जमीन जायदाद बिकी, फिर घर भी बिक गया और एक दिन अचानक बड़ी बहन की मृत्यु की खबर ने पंत जी को झकझोर कर रख दिया। इसके कुछ वर्षों बाद ही मंझले भाई भी गुजर गए और इन दुखों से उबरे भी नहीं थे कि गांव से पिताजी की मृत्यु की खबर आ गई। इन सारे आघातों को 28 वर्षीय पंत का कोमल हृदय सह न पाया और पंत जी गहरे अवसाद में चले गए। इसके साथ ही पंत जी का स्वास्थ्य भी खराब होता चला गया। ऐसे समय में उनके मित्र और काला काकर के राजा कुंवर सुरेश सिंह ने उन्हें सहारा दिया। 1931 में वे सुरेश सिंह जी के आग्रह पर काला काकर आ गए और वहीं टीले पर बने एक छोटे से मकान को अपना आवास बनाया तथा नाम दिया नक्षत्र। इसी नक्षत्र में हिंदी साहित्य के इस दैदीप्यमान नक्षत्र ने लगभग 10 साल साहित्य साधना की और गुंजन, ज्योत्सना, युगवाणी तथा ग्राम्या जैसी रचनाएं करते रहे। और इसी दौर में नरेंद्र शर्मा के साथ मिलकर रूपाब नामक साहित्यिक पत्रिका का भी उन्होंने प्रकाशन किया। कौसानी का यह कवि, जिसने अब तक केवल प्रकृति के सुंदरतम रूप के दर्शन किए थे, काला काकर में आने के बाद उसे भारतीय गांवों की गरीबी, अशिक्षा, भूख और शोषण जैसी वास्तविकता के भी दर्शन हुए और यहाँ से प्रेम और सौंदर्य का गीत गाने वाला यह छायावादी कवि प्रगतिशीलता के मार्ग की ओर बढ़ने लगा। मार्क्स और गांधी के विचारों में जो भी उन्हें उपयोगी लगा उसे उन्होंने ग्रहण किया और अपनी कविताओं में उसे स्थान दिया। 1941 में पंत जी पुनः अल्मोड़ा लौट आए और उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़कर नाटक की कक्षाएं लेने लगे। इसी बीच पंत जी की मुलाकात एक अमेरिकी कलाकार मिस्टर ब्रूस्टर से होती है, जो अल्मोड़ा में ही आकर बस गए थे। उन्होंने पंत जी के विचारों को सुनकर कहा कि आपके विचार तो महर्षि अरविंद से मिलते जुलते हैं, और उन्हें महर्षि अरविंद की एक पुस्तक लाइफ डिवाइन पढ़ने के लिए दी। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात पंत जी को एक नूतन दृष्टि मिली और 1944 में जब उदय शंकर संस्कृति केंद्र की ओर से उन्हें पांडिचेरी जाने का अवसर मिला और वहां जाकर जब अरविंद आश्रम में उनकी मुलाकात महर्षि अरविंद से हुई तो उनसे मिलकर पंत जी बहुत प्रभावित हुए। पंत जी की 1949 के बाद की रचनाओं में हमें अरविंद दर्शन की स्पष्ट छाप नजर आती है। पंत जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, आश्रम के स्वच्छ प्रभाव तथा श्री अरविंद के उज्जवल संपर्क में आने के बाद मेरी आध्यात्मिक मान्यताओं से संबंधित धारणाएं अधिक उन्नत, विकसित तथा पुष्ट हुई। जीवन भर दुख, अवसाद और आर्थिक असुरक्षा झेलने के बाद जीवन के उत्तरार्ध में पंत जी को देश ने कई सम्मान भी दिए। 1950 में उन्हें आकाशवाणी अर्थात ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता का पदभार सौंपा गया, जिसे उन्होंने 7 वर्षों तक बखूबी संभाला। आपको एक और रोचक तथ्य पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पहला टीवी चैनल, जिसे टेलीविजन इंडिया कहा जाता था, उसे दूरदर्शन जैसा भारतीय नाम हमारे महाकवि ने ही दिया। 1961 में महान साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी प्रसिद्ध कृति लोकायतन के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। सन 1967 में विक्रम विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि से पंत जी को अलंकृत किया और 1968 में चिदम्बरा के लिए उन्हें हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कविकुल में भी पंत जी का विशेष सम्मान था। बच्चन जी से तो उनकी घनिष्ठ मित्रता थी और महादेवी वर्मा उन्हें अपना भाई मानकर राखी बांधा करती थी। दिनकर ने अपनी उर्वशी तथा निराला ने अपनी अप्सरा पंत जी को ही समर्पित की थी।
1955 में उनके एक और भाई देवीदत्त पंत की मृत्यु हो गई। अपने जीवन के अकेलेपन में उन्होंने अपनी वाटिका के फूल पौधों को ही अपनत्व और स्नेह दिया। वे फूलों और पौधों को अपने बच्चों सा प्रेम किया करते थे। 1971 में पंत जी की बहन शांता एक बच्ची को गोद ले आई, जिसे पंत जी ने अपनी पुत्री की तरह पाला और नाम दिया सुमिता पंत। पंत जी अब 70 वर्ष की अवस्था पार कर चुके थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहने लगा था। 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ता है तथा वे और भी बीमार रहने लगते हैं। पंत जी को ज्योतिष विद्या का भी गहरा ज्ञान था और कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि यदि 28 दिसंबर का समय निकल गया तो मैं रहूंगा, अन्यथा मुश्किल है। और हर तारीख की तरह 28 दिसंबर 1977 की भी तारीख आई, पर इसके जाने के पहले युग के महाकवि, लोकायतन के रचयिता इस लोक को छोड़कर परलोक की लंबी यात्रा पर जा चुके थे। पंत जी तो चले गए, पर उनकी रचनाएं आज भी हमें उनकी सौम्य और सुकोमल उपस्थिति का एहसास कराती हैं। पंत जी के साहित्य को जाने बिना उनका जीवन परिचय अधूरा ही है। अतः दाईं वाली वीडियो पर क्लिक करके पंत जी का साहित्यिक परिचय जरूर देखें और यदि आपकी इच्छा हो तो बाईं वाली प्लेलिस्ट पर जाकर पंत जी की रचनाओं का पाठ भी सुन सकते हैं। आपके मन में यदि कोई सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में।